जय हिंद बच्चों। सर्कल के दूसरे लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों आप लोग देख ही लिए होंगे कि सर्कल का पहला लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़े और क्या क्या सीखे। चलिए उसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज देखते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जो बच्चे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मैं उसकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से आप क्लास 9 से लेकर 12 तक के मैथ्स को बनाएंगे। या तो आप RS अग्रवाल बुक को बनाते हो या NCERT बुक को बनाते हो, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखने जा रहे हैं कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में सबसे पहले हम लोग इसका स्टेटमेंट देखते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या कहता है कि द जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इज ऑफ द फॉर्म x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ऑल्सो एवरी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस रिप्रेजेंट ए सर्कल। देखिए बात को एक ही थ्योरम में बात को एक बार सीधा भी बोला है, एक बार घुमा के भी बोला है। कहता है कि जनरल इक्वेशन जो सर्कल का होता है ये आपका इस फॉर्म में होता है। अगर इस फॉर्म में दिया गया हो कोई इक्वेशन तो यह रिप्रेजेंट करता है सर्कल को, जिसमें कि ये कंडीशन होना चाहिए। अगर ये कंडीशन नहीं होगा ना तो सर्कल बनना संभव नहीं है। तो अभी तक हम लोग को लेक्चर 1 के माध्यम से इतना ही जानकारी मिला है कि अगर कोई सर्कल है और इसका सेंटर हमको H और K पता है और इस पर कोई जनरल पॉइंट P X Y है, तो इसके इक्वेशन को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं। अगर रेडियस इसका R है तो इसके इक्वेशन को हम लोग जो लिख सकते हैं, तो इसको लिखिए कि वी नो दैट, है ना, इक्वेशन ऑफ सर्कल कब भाई, जबकि सेंटर इसका व्हेन H K एज ए सेंटर हो एंड R इज रेडियस, R बी रेडियस, R क्या हो, इसका रेडियस हो। तो इस स्थिति में हम लोग लिखते हैं x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू R का स्क्वायर। ये चीज़ हम लोग जानते हैं, ये चीज़ हम लोग पढ़े हैं, पिछले लेक्चर में हम लोग इसको पढ़े हैं। अगर नहीं देखे हैं तो उस लेक्चर को आप जरूर देख लीजिएगा। अब इसी को हम लोग एक्सपेंड करते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस माइनस 2xh हो गया प्लस h का स्क्वायर हो गया प्लस y का स्क्वायर माइनस 2yk हो गया फिर प्लस k का स्क्वायर हो गया इक्वल टू R स्क्वायर। अब यहाँ ये नहीं पूछिएगा कि सर ये कैसे लिख रहे हैं। अरे ये a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसे होता लिखते हैं ना, हम लोग लिखते थे बचपन में, उसी तरह से 9-10 में लिखते थे। इसके बाद यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर को यहाँ रख दिए, वाई स्क्वायर को भी यहाँ रख दिए, है ना, सम्मानजनक ये सब मेंबर हैं। इसके बाद माइनस 2xh को रख दिए फिर उसके बाद जो है माइनस 2yk को रख दिए फिर इसके बाद h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर रख दिए। और इसको और हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xh, ऐसे लिखिए 2hx लिखिए और 2ky लिख दीजिए। इतना लिखने के बाद इसमें हमको क्या करना है कि मान लेते हैं कि माइनस 2h जो है 2g के बराबर है और माइनस 2k जो है यह 2f के बराबर है और यह h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस R स्क्वायर जो है यह सिर्फ c के बराबर है। तो जैसे ऐसा मानेंगे ना, तो अब देखिए इक्वेशन का रूप क्या हो जाता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब माइनस 2h के जगह पे 2g लिखना है तो प्लस 2gx हो जाएगा। अब माइनस 2k के जगह पर ये लिखना है आपको 2f, तो प्लस 2fy हो जाएगा और उसके बाद प्लस c इक्वल टू 0। अब मिलाइए, यही इक्वेशन आ गया हमारा, यही इक्वेशन के फॉर्म में यह भी आ गया, है ना। इसका मतलब कि कोई भी सर्कल का इक्वेशन दिया रहे तो उसको हम इतना लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि आपका जनरल फॉर्म होता है। क्लियर है। अब यहाँ पर पूछिएगा सर यहाँ तो आप h को g लिख दिए, k को f लिख दिए, इसको इतना लिख दिए, तो इतना लिखे तो जरूर, लेकिन सब चीज क्या है, कांस्टेंट ही ना है।
क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का कोई वैल्यू नहीं, तुम कुछ भी रहो, कांस्टेंट कोई वैल्यू नहीं। जो भी वैल्यू है मान मर्यादा है किसका, इस वेरिएबल का। वेरिएबल के साथ हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वेरिएबल के साथ अगर कुछ करेंगे तो सर्कले हमारा सर्कल से बन जाएगा, ट्रेंगल बन जाएगा, इस सर्कल से बन जाएगा कोई तीसरे चीज बन जाएगा। तो इसीलिए एक्स वाई को हम कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ कांस्टेंट को इधर से उधर किए, और उसमें भी वैल्यू थोड़े बदले हैं। अरे इतना चीज को हम इतना मान लिए हैं, जितना वैल्यू इसका है उतना भी वैल्यू इसका है, जितना मान इसका है उतना ही मान इसका भी है ना। इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ सिंबल एक आध गो आ गया है। तो इसीलिए हम इसको जो है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल बोल सकते हैं। क्लियर है। अब इसके बाद यहां पर कहा कि ऑल्सो एवरी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस, अगर इस इक्वेशन का फॉर्म है तो यह रिप्रेजेंट करता है हमारा सर्कल को ही। इसके पहले एक चीज और देख लीजिए, इसको जानने से पहले, जैसे -2h बराबर 2g हम लोग माने हैं, तो h 2 तो बर्बाद हो गया, h इक्वल टू -g हो गया ना, h इक्वल टू -g हो गया, और 2k इक्वल टू हम लोग 2f माने हैं, 2 खत्म हो गया तो k इक्वल टू -f हो गया ना। अब यहां पर हम जानते हैं क्या, h k इसका जो है सेंटर होता है। अगर g और f में हम इसको कन्वर्ट कर दिए तो h का जो वैल्यू है -g हो गया, तो -g, और k का जो वैल्यू हो गया -f हो गया, तो -f। इस स्थिति में, इस माने गए कंडीशन में अगर हम चलते हैं तो इसका सेंटर h के नहीं होकर वहां पर हमको -g और -f कहना होगा, -g और -f लेना होगा, अगर हम इस चीज को मानते हैं। क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग इसको देखेंगे उल्टा। उल्टा कहने का मतलब ये जो इक्वेशन है ये सर्कल को ही रिप्रेजेंट करता है और किसी को रिप्रेजेंट नहीं करता है, जब ये कंडीशन हो तब। इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो बच्चों ये जो है आपका कन्वर्सली में हम लोग चलते हैं कि ये इक्वेशन दिया गया है और कहता है कि ये इक्वेशन जो है सर्कल का इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है। तो सर्कल का रिप्रेजेंट कैसे रिप्रेजेंट कर देगा, ये हम लोग पहले इसको जज करेंगे तब ना इसको कहेंगे। हम लोग जो जानते हैं सर्कल का इक्वेशन, जेनमीन जो जानते हैं कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, यही सर्कल का इक्वेशन हम लोग जानते हैं। तो अब इसको भी कैसे कह देंगे, तो इसको कहने के लिए ये अपना प्रमाण देगा कि भाई देखिए हम भी इसी के तरह हैं, है कि नहीं। जैसे क्या कहते हैं, मान लीजिए कि मोहन और गीता है ना, मोहन और सीता दोनों भाई बहन है, तो इसके लिए कुछ तो दोनों में समानता होगा ना, दोनों का कैटेगरी लगभग कुछ समानता इस तरह से होगा जिसको देखकर हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। जैसे दोनों का दांत ही एक तरह का दिखने में लग रहा है, चेहरा ही दोनों का एक तरह है, नाक का साइज दोनों का एक तरह का है, एगो का कान टेढ़ा है तो दूसरे का भी कान टेढ़ा है, तब ना साबित होता है कि हाँ भाई दोनों भाई बहन है। तो यहाँ पर ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन सर्कल को तो रिप्रेजेंट करने वाला ये है। तो चलिए इसको देखते हैं कि ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं, इसके बारे में हम लोग सोचते हैं। इसको क्या देखते हैं कि एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, 2gx को हम इसके साथ लगा दिए, अब फिर उसके बाद देखिए वाई स्क्वायर को लिख दिए, अब फिर 2fy को हम एक साथ इसके साथ लगा दिए, और इसको इक्वल टू सी को राइट साइड लेके चले गए, सी को क्या कर दिया, राइट साइड लेके चले गए। अब क्या किए कि इधर जो है हम जी स्क्वायर ऐड कर दिए, तो इधर भी जी स्क्वायर ऐड कर दिए, इधर एफ स्क्वायर ऐड कर दिए, तो इधर भी एफ का स्क्वायर ऐड कर दिए, हो गया। अब देखिए इसको तो हम लोग x प्लस जी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, इसको y प्लस एफ का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, इसको देखिए जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लिख सकते हैं ना। अब इसको देखिए तो ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस जी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, y माइनस एफ का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और इसको देखिए तो स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं कि नहीं।
तो देखिए ये आ गया x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर के फॉर्म में आ गया ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि अगर इसमें क्लियरली यहां लिखिए, क्लियरली इट रिप्रेजेंट ए इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल के इक्वेशन को रिप्रेजेंट तो कर रहा है, लेकिन इसमें h कितना है माइनस जी है भाई, k कितना है माइनस एफ है, और इसका रेडियस कितना है, रेडियस जो है आपका जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी है। तो यह आपका रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल। अब यहां पर एक कंडीशन क्रिएट होता है कि अगर इसका वैल्यू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का वैल्यू निगेटिव आ जाए, तो अगर स्क्वायर रूट हम निगेटिव किसी भी संख्या के ले तो यह कैसा नंबर हो जाता है भाई, इमेजिनरी नंबर। तो अब इमेजिनरी नंबर ये हो गया, ये नंबर क्या है समझे में नहीं आ रहा है, तो इससे बनने वाला सर्कल क्या समझ में आएगा बताइए। तो इसीलिए यहां पर ये जो देख रहे हैं ना स्क्वायर रूट के अंदर में, इसका वैल्यू जो है लेस देन जीरो नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम लोग लिखते हैं कि सर्कल इज नॉट पॉसिबल, सर्कल इज नॉट पॉसिबल, सर्कल जो है यहां पर संभव नहीं है। सर्कल कब संभव है, जबकि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी जो है ग्रेटर देन आपका जीरो हो जाए, तभी सर्कल पॉसिबल है। इसीलिए यहां पर देखिए हम कहे थे ना, बार बार कहते थे कि इसका जो वैल्यू होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अगर इक्वल टू जीरो हो जाए, है ना, अगर इक्वल टू जीरो हो जाए तो क्या होगा, तो हमारा पॉइंट सर्कल बनेगा। अब देखिए ये जो वैल्यू है इक्वल टू जीरो हो जाए, सोचिए जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी जो है भाई जीरो हो जाए, ये जीरो हो जाए, यानी कि आर का जो वैल्यू हो गया क्या हो गया, जीरो हो गया। तो जीरो रेडियस वाला सर्कल आप कल्पना कीजिए कैसा होगा, जीरो रेडियस वाला सर्कल कैसा होगा, एक पॉइंट होगा, है ना। तो सिर्फ पॉइंट सर्कल को रिप्रेजेंट करता है अगर आपका, है ना, अगर आपका दिस वैल्यू, दिस ये वैल्यू जो है जीरो के बराबर हो। तो इस तरह से आप लोग को अब समझ में आ गया होगा कि ये जो महानुभाव है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी ये इक्वल टू जीरो, ये आपके जनरल इक्वेशन को भी रिप्रेजेंट करता है ना, सर्कल के जनरल रिप्रेजेंट को सर्कल के जनरल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। और अगर ये इक्वेशन दिया गया है तो यह हमेशा सर्कल के ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा, और किसी भी सर्कल के इक्वेशन को हम लोग जनरल फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करते हैं तो इस फॉर्म में करना होगा। तो हो सकता है लगा हमको कि हम गड़बड़ा गए हैं अभी, तो आपको समझ में आ ही गया होगा क्या हम बोलना चाह रहे हैं। और इसमें देखिए बच्चों, आपको घुमा फिरा के कुछ भी प्रॉब्लम पूछे, है ना, तो आपको यहाँ पर इस पूरे एक्सरसाइज में ये जनरल फॉर्म को पकड़ के रखना है। और जनरल फॉर्म में हमारा टारगेट क्या होता है कि ये जी का वैल्यू निकालना, एफ का वैल्यू निकालना, सी का वैल्यू निकालना। तो इससे रिलेटेड हम बहुत सारे प्रॉब्लम को बनाएंगे भी, सॉल्व भी करेंगे। और चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब प्रॉब्लम के तरफ, एक्सरसाइज के तरफ। तो एक्सरसाइज 21B आपके बुक आर एस अग्रवाल को निकाल लीजिए, और आप सर्कल चैप्टर में जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल को निकालिए, और उसमें जो भी एक्सरसाइज है उसको आप उल्टा के देखिए। तो उसमें देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 क्वेश्चन जो है आपका एक ही तरह का है। तो इसमें से हम 2 क्वेश्चन लिए हुए हैं। एक क्वेश्चन पहला नंबर कहता है कि इसका जो है आपको निकालना है सेंटर निकालना है, और निकालना है आपको इसका रेडियस। तो जनरल इक्वेशन हमारा कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 जी एक्स प्लस 2 एफ वाई प्लस सी इक्वल टू 0।
अब दोनों को कंपेयर कीजिए भाई। यहाँ 2g इक्वल टू क्या है, x का कोफिशियंट -4 है, और यहाँ 2f इक्वल टू देखिए y का कोफिशियंट 6 है, तो यह g इक्वल टू हो गया -2 और यह f इक्वल टू हो गया 6/2 इक्वल टू 3, है ना। तो सेंटर जब भी हम लोग लिखे थे, याद कीजिए सेंटर हम लोग कैसे लिखे थे, -g-f करके। तो इसको लिखने के लिए क्या करेंगे कि -2, देखिए g का वैल्यू -2 है, अब कोमा डाल के -3 लिख दीजिए, तो ये हो गया 2 -3 जो है इसका सेंटर निकल गया। सब प्रॉब्लम इसी तरह से बनाना है, दूसरा भी इसी तरह से, तीसरा भी इसी तरह से, चौथा भी इसी तरह से, है ना। अब हमको कहता है कि रेडियस निकालिए, तो रेडियस निकालने के लिए हम लोग जान रहे हैं कि g² प्लस f² - c होता है। g का वैल्यू देखिए कितना है भाई, -2 है, तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर जो भी होता है। f है तो f का वैल्यू देखिए 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो गया। अब माइनस कहता है c लिखिए, तो c का जो वैल्यू है देखिए यहाँ पर क्या है, 5 है, तो यहाँ पर c का जो वैल्यू है ना, यहाँ पर आपका -5 है, ध्यान दीजिएगा c का जो वैल्यू है -5 है, और इसमें माइनस पहले से मौजूद है, इसीलिए +c 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +5, 2 दूना 4 और 9, 4 और 9 कितना होता है भाई बताइए, होता है 13, 13 और 5 कितना हो गया, 18, तो ये आपका हो गया 18 को आप देखिए तो 9 × 2 लिख सकते हैं ना, तो 9 × 2 को 3√2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3√2 लिख सकते हैं इसका रेडियस। क्लियर है। इसमें एक चीज और देखिए, इसको मैं मिटा देता हूं, समझ में आ ही गया होगा। अब ये कहता है 5वां नंबर, RS अग्रवाल बुक में क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कहता है कि दिस डज नॉट रिप्रेजेंट ए सर्कल। यह जो है जनरल इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो सर्कल रिप्रेजेंट नहीं होने का एक कारण था कि अगर g² प्लस f² - c जो है इसका वैल्यू <0 हो जाए तभी सर्कल रिप्रेजेंट नहीं हो सकता है। तो चलिए हम लोग g निकालते हैं। जब इसको कंपेयर करेंगे तो 2g इक्वल टू -3 हो जाएगा, 2f इक्वल टू -3 हो जाएगा, और c इक्वल टू हमारा 10 हो जाएगा। इसके बाद देखिए g का जो वैल्यू है ये -3/2 हो गया, f का जो वैल्यू है -3/2 हो गया, और c का वैल्यू 10 है, ये है। r निकाल के देखते हैं, ये कहता है कि g² लिखिए, f² लिखिए, फिर -c कर दीजिए। तो g का स्क्वायर यानी कि -3/2 का होल स्क्वायर लिखिए, फिर -3/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, फिर -10 कर दीजिए। 3 × 3 = 9/4, 9/4, तो 9/4, 9/4 कितना हो जाएगा, 2/9/4, यानी कि 2 × 9/4, तो 9/2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 9/2 - 10, तो ये जो हो गया आपका आ गया माइनस, कितना आ गया, -11/2 हो गया। देखिए यह जो वैल्यू है आपका दैट इज cg² प्लस f² - c जो है -11/2 आता है, <0 है, देयरफॉर सर्कल इज नॉट पॉसिबल। सर्कल इज नॉट पॉसिबल, सर्कल जो है हमारा संभव नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो क्या कह सकते हैं हम भाई, फिर से वीडियो देखिए, है कि नहीं, फिर से देख लीजिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू 0 0 5 0 3 3, यानी कि 0 0 5 0 और उसके बाद 3 3 से होकर गुजरने वाली कोई सर्कल का इक्वेशन लिखिए। 3 माफ करेंगे, 3 3 है, क्या है भाई, 3 3 है। इस इक्वेशन से होकर गुजरने वाली, इस पॉइंट से होकर गुजरने वाली सर्कल का इक्वेशन आपको यहाँ पर लिखकर पेश करना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है ना आप समझ लीजिए बढ़िया से,
है ना। इसको समझ इसलिए लीजिए क्योंकि इसी तरह का प्रॉब्लम जो है आपको आगे चल के बहुत मिलने वाला है। बहुत सारा प्रॉब्लम जो है आपका इसी तरह का होगा, है ना, इसी तरह का प्रॉब्लम होगा। तो इसके लिए सबसे पहले जनरल इक्वेशन लिखें, वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो अब ये सर्कल का जनरल इक्वेशन है और यह सर्कल जो है आपका इस पॉइंट से होकर गुजरती है, ये सभी पॉइंट से होकर गुजरती है। तो निश्चित रूप से ये सारे पॉइंट जो है सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करेंगे कहने का मतलब कि इस पॉइंट को अगर इसमें रखते हैं तो यह इक्वेशन बैलेंस रहेगा, बैलेंस बिगड़ेगा नहीं, कहीं गिरेगा नहीं, है कि नहीं, बैलेंस रहेगा। तो यहाँ 0 0 अगर हम 0 0 इसमें रख देते हैं तो 0 का स्क्वायर फिर 2g इंटू 0 प्लस 2f इंटू 0 प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ सब 0 0 ही हो गया, तो c इक्वल टू हमारा 0 निकल गया। तो देखिए एक वैल्यू हमारा निकल गया, एक वैल्यू c का हमको निकल गया। अब क्या करना है, इस जनरल इक्वेशन में c के जगह पे हम 0 रख सकते हैं। अब जो है यह सर्कल आपका 5 0 से भी होकर गुजर रही है, तो इसमें 5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू 5 प्लस 2f इंटू 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। क्यों भाई, इस c का वैल्यू जो है हमने देखिए 0 यहाँ से रख दिया है कि नहीं। तो ये हो गया 25 प्लस 10g इक्वल टू 0। देयरफॉर g इक्वल टू g का वैल्यू जो हो जाएगा -25/10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -25/10। अब इसके बाद 3 3 रख देते हैं, चूंकि यह जो है 3 3 से भी होकर गुजरती है। तो 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 का यहाँ पर स्क्वायर कीजिए 9, और फिर 3 इंटू 2 6g हो जाएगा यह, और फिर 3 इंटू 2 6f हो जाएगा, अब प्लस 0 इक्वल टू 0। इसलिए यह 6g प्लस 6f इक्वल टू -18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -18 हो जाएगा। अब इसी को आप लिख सकते हैं g प्लस f इक्वल टू -6 या 18 -3 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, -3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए g का जो वैल्यू है आपका -25/10 है। -25/10 है। तो निकालते हैं f का वैल्यू, तो यह -3 g का वैल्यू उधर जाएगा तो -g हो जाएगा, इस -25/10 रख देंगे तो +25/10 हो जाएगा। ये एलसीएम इसका 10 -30 प्लस 25 यानी कि यह -5/10 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा, -5/10 आ जाएगा। किसका वैल्यू, ये f का वैल्यू। अब इक्वेशन हमको लिखना है। अब इक्वेशन में क्या करना है, इसको बिठा देना है सारे वैल्यू को, x² y² प्लस 2 इंटू जी का जो वैल्यू है -25/10 इंटू एक्स प्लस 2, और f का जो वैल्यू निकला हुआ है -5/10 इंटू y इक्वल टू 0। इसको अब जरा सा सॉल्व कर दीजिए, 10 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई, यहाँ कटा दीजिए 5 टाइम्स में, ये भी कट गया 5 टाइम्स में। तो यह 5x का स्क्वायर 5y का स्क्वायर -25x -5y इक्वल टू 0। अब फिर देखिए ये 5 से भी कट जा रहा था, गड़बड़ कर दिए, इसमें 5 हम कॉमने ले लेते हैं। तो ये x² प्लस y² -5 25 5x -y इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये इक्वेशन आपका हो गया x² प्लस y² -5x -y इक्वल टू 0। तो बच्चों ये जो है हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। अगर 3 पॉइंट दिया रहे, है ना, 3 पॉइंट्स आपको दिया रहे, तो आप इसी तरह से c का वैल्यू निकालिए, f का वैल्यू निकालिए, g का वैल्यू निकालिए, और सारे वैल्यू को निकाल के इस जनरल इक्वेशन में पुट कर दीजिए। इसके बाद जो भी प्रॉब्लम है लगभग सब इसी तरह से बनेगा आपका। तो उम्मीद करते हैं कि इसके बाद के जितने भी प्रॉब्लम हैं आप लोग
को बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसके बावजूद भी हमने सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की व्यवस्था की है, और इसके बाद जो भी हम लोग देखेंगे पढ़ेंगे, अब कॉपी के माध्यम से देखेंगे। कॉपी में सॉल्व किया हुआ है और उसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा, और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा। हमें लगता है कि ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आप लोगों को देखने की। अगर मान लीजिए कि कहीं कैलकुलेशन करते करते कुछ गलती हो गई, कुछ आंसर नहीं मिल रहा है, तो उस कंडीशन में आप जो है इसके सॉल्यूशन को मेरे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, जिसको मैं कॉपी में समझाने जा रहा हूँ। आइए हम लोग बढ़ते हैं कॉपी के तरफ। तो आगे के प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग देखते हैं। 6 तक तो आप लोग बना ही लेंगे। 7 नंबर में जैसा कि कहा गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल विच इज सर्कमस्क्राइब अबाउट द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर ए बी सी, ये सब दिया गया है। फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो जैसा कि ये सब प्रॉब्लम आपको बताया गया जिस तरह से है ना, पहला नंबर जैसा कि हमने बताया 6 का पहला नंबर, उसी तरह से दूसरा भी बनाए, तीसरा भी बनाए। इसी प्रकार से आप 7 नंबर भी प्रॉब्लम बना सकते हैं। तो 7 नंबर प्रॉब्लम जब बनाएंगे तो आप देखेंगे क्या कि ये आपका एक सर्कल, यह जो ट्रायंगल है आपका, तीनों इसका वर्टिसेस सर्कल से होकर गुजरता है। तो निश्चित रूप से यहाँ सर्कल जो है आपका, यह तीनों पॉइंट के द्वारा सेटिस्फाई होगा। तो इसी चीज़ को हम लोग किस तरह से बनाते हैं, ज़रा ध्यान देंगे यहाँ पर कि इसके जनरल इक्वेशन को हम लोग, सर्कल के जनरल इक्वेशन को जैसा कि आप लोगों को बताया, हम क्या ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 ले सकते हैं। अब क्या देख रहे हैं कि ये सारे पॉइंट जो है आपका ए बी और सी मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इस इक्वेशन के सर्कल को ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। तो बारी बारी से हम लोग एक एक पॉइंट को इक्वेशन में रखते जाएंगे और हमको मिलता चला जाएगा इक्वेशन एफ जी एफ और सी का एक लीनियर इक्वेशन हमको मिल जाएगा। जैसा कि हमने पहले पॉइंट को लिया -2 3, इसके वैल्यू को हमने इसमें रखा इस इक्वेशन में, तो -2 का स्क्वायर जो होता है 4, फिर देखिए 3 का स्क्वायर, ये y के जगह पे हम 3 यहाँ रख देते हैं, फिर यहाँ x के जगह पे -2, फिर y के जगह पर आप 3 रख दीजिए। इस तरह से आप सॉल्व कीजिएगा तो देखिए आपका पहला इक्वेशन है ना। तो सॉल्यूशन तो बड़ी आसान है, सॉल्विंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसको आप लोग देख के समझ ही गए होंगे किस तरह से सर सॉल्व किए हैं। तो ये इक्वेशन निकलता है। इसी तरह से हम इस पॉइंट को रखते हैं, तो यानी कि x के जगह पे x स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, यह 2 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू एक्स होता है, 2g इंटू एक्स होता है। तो x के जगह पे 5, 2fy होता है, तो यानी कि y के जगह पे 2, और इस तरह से ये इक्वेशन मिला हमको। यह तीनों इक्वेशन हम लोग को मिल जाता है। अब तीनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके, किसी भी तरह सॉल्व करके हम लोग फाइंड आउट करेंगे g का वैल्यू, f का वैल्यू और c का वैल्यू। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि c को हम लोग एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो c को एलिमिनेट करने के लिए क्या कीजिए आप कि 1 और 2 को ऐड कर दीजिए। 1 और 2 को जब ऐड कीजिएगा, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो देखिए आपका इक्वेशन 7g माइनस एफ इक्वल टू -8 आता है। आप इस सब प्रोसेस को भी देख सकते हैं। इसके बाद 1 और 3 को ऐड करते हैं तो इससे हमारा इक्वेशन ये मिलता है। अब यह 2 लीनियर इक्वेशन आपको मिल गया। अब इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन तो आप लोग क्लास 10 से ही बनाते हुए आ रहे हैं। क्या करना है, हमने यहाँ एलिमिनेशन मेथड को यूज किया है। पहले इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद g का वैल्यू -1 आ गया। इसके बाद जो है अब g का वैल्यू हमको पुट कर देना होता है, किसमें, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो इससे आपका वैल्यू f का मिल जाता है। अब f और g का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कीजिए आप, जैसे कि हमने पहले इक्वेशन में, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि पहला इक्वेशन यहाँ है। अभी तक हमको g और f का वैल्यू पता चल गया है।
जी और एफ का वैल्यू हम रख देते हैं इसमें, और इससे हम लोग सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कोई भी जनरल इक्वेशन जब आप कंसीडर करते हैं, जैसे कि यहाँ हमने किया, तो हमेशा आपका टारगेट होना चाहिए कि जी का वैल्यू निकालें, एफ का वैल्यू निकालें और सी का वैल्यू निकालें। यहाँ तक हम लोग सी का वैल्यू निकाल चुके हैं। इसके बाद हम सारे वैल्यू को रख देते हैं, तो यही आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाता है, सर्कल का इक्वेशन। और फिर सेंटर जो होता है माइनस जी माइनस एफ होता है, जैसा कि हमने बताया शुरू में आपको। तो इससे हमको 1 - 1 मिलता है, और आर का जो वैल्यू होता है जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी होता है। जी का भी वैल्यू हमारा 1 है, और एफ का वैल्यू, जी का वैल्यू -1 है, तो -1 का स्क्वायर के चलते यह 1 ही हो जाएगा। और एफ का वैल्यू 1, सी का वैल्यू -23। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यह आपका 5 आ जाएगा, इसका रेडियस आ जाता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल दिस। इस इक्वेशन के सर्कल के कॉन्सेंट्रिक है, जैसा कि यहाँ फिगर में आप देख रहे हैं, ये अंदर का जो सर्कल आप देख रहे हैं ना, या बाहर का कोई भी सर्कल, तो इसका एक सर्कल का इक्वेशन हमारा दिया गया है, जो कि ये हमारा दिया गया है। और यहाँ कॉन्सेंट्रिक कहने का मतलब हुआ कि दोनों सर्कल का सेंटर सेम है। अब इस इक्वेशन से अगर हम सेंटर निकाल लें, इस इक्वेशन से सेंटर निकाल लें, तो वही सेम सेंटर इसका भी हो जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम लोग सेंटर निकाल लेते हैं। तो सेंटर निकालना बड़ी आसान है। इसमें देख सकते हैं कि 2g का वैल्यू 4 है और 2f का वैल्यू 6 है। g और f का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। -g -f इसका सेंटर होता है, -2 -3 इसका सेंटर हमारा निकल गया। अब जब सेंटर निकल गया तो यानी कि g और f का वैल्यू निकल गया। अब हमारा जो रिक्वायरमेंट है, जिस सर्कल को हम ज्ञात करना चाहते हैं, उस समीकरण को, उस सर्कल के इक्वेशन को हम लोग ये मान लेते हैं, है ना। जनरल फॉर्म तो यही है हमारा, x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 है। अब इसका जो है f और g का वैल्यू देख सकते हैं कि ये f का वैल्यू जो है 3 है और g का वैल्यू है हमारा 2, है ना। f का वैल्यू 3 और g का वैल्यू 2। तो f और g का वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं। रखने से हमको मिलता है क्या, यह x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस c प्लस 6y प्लस c इक्वल टू 0 मिलता है। इसमें क्या हम देख रहे हैं कि, और यह इक्वेशन बोला हुआ है, यह प्रॉब्लम हमारा बोला है कि यह जो सर्कल आप नया ले रहे हैं ना, यह 5 से होकर गुजरती है। तो निश्चित रूप से P54 जो है पॉइंट, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करने का मतलब कि x के जगह पे 5 रख दीजिए और y के जगह पे आप 4 रख दीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको सॉल्व कीजिएगा तो c का वैल्यू -85 आएगा। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल आप क्या लिख सकते हैं, सिर्फ c हमारा अननोन था, c का वैल्यू -85 रख दीजिए। तो इस तरह से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या कह रहा है कि सो दैट द पॉइंट्स दिस आर ऑल लाइज ऑन द सेम सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल, इट्स सेंटर एंड रेडियस। याद कीजिए कि ये स्टेटमेंट आप कहाँ पढ़े थे कि ए सर्कल पासेस थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये आप 9th क्लास में पढ़े थे। प्रूव दैट there is one and only one circle can pass through the three non-collinear points। नॉन कोलिनियर पॉइंट से हमारा 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक सर्कल गुजरता है। तो हम इसके कोई 3 पॉइंट को उठाएंगे और इस तीनों पॉइंट से होकर गुजरने वाले सर्किल को हम लोग निकालेंगे। तो इसको चलिए निकालते हैं। इसका प्रोसेस भी देख लीजिए, अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको हेल्प कर देगा यह मेरा सॉल्यूशन आपको। तो जनरल इक्वेशन हम ये मानते हैं। अब उसके बाद यह जो है इस इक्वेशन को 1 0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो इससे हमारा
c का वैल्यू -2g-1, देखिए यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, c का वैल्यू -2g-1 हमको मिल जाएगा अगर x² x के जगह पे 1 रखिए और y के जगह पे आप 0 रख दीजिए, तो ये c का वैल्यू आपको इतना प्राप्त हो जाता है। अब चूंकि इस पॉइंट से भी होकर यह सर्किल गुजरता है, तो यह जनरल इक्वेशन को यह पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई इस तरह से आप लिखिए। हमको लगता है कि ये देख के आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इस तरह का प्रोसेस हम कई बार कर चुके हैं पिछले में भी। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि इससे जो है हमको इक्वेशन मिलता है यहाँ पर 4g - 14f + c = -53। अब क्या करते हैं हम लोग, c का जो वैल्यू है, देख रहे हैं ना, c का वैल्यू हम -2g-1 निकाल चुके हैं। तो c के जगह पर -2g-1 रख दिए। रखने के बाद इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमको मिल जाता है सिर्फ g और f में एक रिलेशन मिल जाता है। किसके बीच में? g और f के बीच एक लीनियर इक्वेशन मिल जाता है। उसी तरह से अगला पॉइंट हम लोग 8-1 लेते हैं। तो 8-1 लेने के बाद हम देख सकते हैं कि 8x के जगह पे 8 को रख दिए हैं, y के जगह पे 1 को रखे हुए हैं। इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ c तक जैसे पहुँचे, c के बदले में हम यहाँ से -2g-1 रख देते हैं इसमें, इस इक्वेशन में। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि हमको यह इक्वेशन मिल जाता है 14g + 4/2f = -64, जो कि आपका लीनियर इक्वेशन है दो अननोन वैल्यू के लिए। कौन कौन सा वैल्यू आपका? यह g और f के वैल्यू के लिए यह अननोन है, लीनियर इक्वेशन है। अब इस दोनों इक्वेशन को उठाइए, यह पहला इक्वेशन और यह दूसरा इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को लिए और इसको आप जिस मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं कीजिए। अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड याद रहता है तो उसी से कीजिए। तो इससे f का वैल्यू 3 निकल गया और g का वैल्यू -5 निकल जाएगा। इसके बाद हमको अब c का वैल्यू निकालना है। तो c हमारा -2g-1 है, जैसा कि आप देख सकते हैं c बराबर -2g-1 है। तो यहाँ पर g का वैल्यू रख के c का वैल्यू हम लोग 9 निकाल लेते हैं। अब हमको पता चल गया f, g भी पता चल गया। g का जो वैल्यू है हमारा निकला हुआ है -5, f का वैल्यू निकल गया है हमारा 3 और c का वैल्यू हमको मिल गया है 9। अब तीनों वैल्यू को हम लोग इस जनरल इक्वेशन में रख कर ये इक्वेशन हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। अब क्या होता है कि ये तो हम लोग इक्वेशन जो प्राप्त किए हैं किससे होकर? सिर्फ ये 3 पॉइंट से होकर, पहला, दूसरा और यह तीसरा पॉइंट। यह चौथा पॉइंट को अभी तक हम यूज नहीं किए हैं। तो इस चौथे पॉइंट को जो है इस इक्वेशन में रखेंगे। अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो हम कह सकते हैं कि यह जो सर्कल है पासेस थ्रू, यह जो सर्कल है यह चारों पॉइंट से होकर गुजरती है। बढ़ते हैं आगे हम लोग, यहीं पे इसी में देखिए अंतिम में हमने लिख दिया है कि यहाँ पर आप लोग चेक कर लीजिएगा कि यह इस 9 और 6 से भी -6 से भी होकर गुजरती है। तो यह निश्चित रूप से इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इस 10 में क्या कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस और दिस। दो पॉइंट से होकर यह गुजरती है एंड हैज इट्स सेंटर ऑन द लाइन, और इसका जो सेंटर है इस लाइन पर है। जैसा कि फिगर हमने बनाया कि ये सर्कल है जो कि आपका 1, 3 और 2, -1 से होकर गुजरती है और इसका जो सेंटर है इस इक्वेशन पे है, इस लाइन के इक्वेशन पर है, 2x + y - 4 = 0 पे है। तो अब देखिए ये -g-f जो इसका सेंटर है इसी लाइन पर ही होगा। तो यह जो सेंटर होगा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, लाइज कर रहा है यह पॉइंट। अब इस दोनों पॉइंट से जनरल इक्वेशन को हम लेते हैं और दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई कराते हुए हम क्या क्या प्राप्त करते हैं? दो इक्वेशन। एक तो आपका ये इक्वेशन नंबर 2 देख सकते हैं, उसके बाद इक्वेशन नंबर हमको 3 मिल जाता है। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व किए
सॉल्व करने से हमको जी और एफ का रिलेशन हमको मिल गया, जी और एफ का रिलेशन मिल गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि यह जो आपका इक्वेशन है, यह इक्वेशन इसके सेंटर से होकर गुजर रही है, तो यानी कि यह माइनस जी और माइनस एफ जो है इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो सिंपल हमने x के जगह पर माइनस जी रख दिया है, y के जगह पर माइनस एफ को रख दिया है, और इससे भी हमको g और f का एक लीनियर इक्वेशन मिल जाता है। यहाँ भी g और f का एक लीनियर इक्वेशन मिल जाता है। अब इस दोनों लीनियर इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने इस दोनों को सॉल्व किया और f का वैल्यू -1 आया और g का वैल्यू -3/2। अब इक्वेशन जो है, अब f और g का वैल्यू जो है इक्वेशन 2 में रख दीजिए, जिससे हमको c का वैल्यू मिल जाएगा। देख सकते हैं आप 2 जो है हमारा यहाँ पे है, ये इक्वेशन हमारा 2 है, 2 में हम रख दिए तो हमको c का जो वैल्यू आ गया ये -1 आ गया। अब -1 c का वैल्यू मिल गया। अब जो है जनरल इक्वेशन में हमको क्या करना है, सारे मानों को रख देना है, g का वैल्यू रख देना है, f का वैल्यू रख देना है और c का वैल्यू रख देना है। तो यही आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा, है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल दिस, इस सर्कल के कॉन्सेंट्रिक में है, एंड विच टचेज द वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस को यह टच करता है। तो चलिए इस तरह का कंसीडर कर लेते हैं। ये आपका सर्कल है ना, और इसके यही सेंटर से होते हुए दूसरा सर्कल भी है, इसीलिए दोनों सर्कल को कॉन्सेंट्रिक कहते हैं। अब ये जो दूसरा सर्कल है यह वाई एक्सिस को टच करता है। सबसे पहले ये जो पहला इक्वेशन आपको दिया गया है, इससे हम लोग सेंटर तो पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं कि -4, 2g इक्वल टू -4 और 2f इक्वल टू -6। तो g का वैल्यू -2, f का वैल्यू -3, इसका सेंटर जो हो गया 2, 3 हो गया। अब 2, 3 सेंटर इस सर्कल का भी है और इस सर्कल का भी है, और 2, 3 का पोजीशन देखिए, 2 और 3 का पोजीशन, ये 2 है आपका, यहाँ से यहाँ आपका 3 है। तो निश्चित रूप से यह जो पॉइंट होगा, टच जहाँ करेगा, यह लेवल में ही होगा, मतलब कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन ही होगा। इसलिए टचिंग पॉइंट जो है हमारा 0, 3 मिल जाएगा। चूँकि इसका कोऑर्डिनेट 2, 3 है, तो ये x एक्सिस में 2 डिस्टेंस और y एक्सिस में हम 3 डिस्टेंस, तो यह 3 यहाँ भी टच कर रहा है, तो यह 3 हाइट का है। तो निश्चित रूप से इस पॉइंट को हम 0, 3 कह सकते हैं। अब देखिए पता चल गया हमको कि ये जो नया सर्कल है ये 0, 3 से होकर गुजर रही है। तो जनरल इक्वेशन जो हमारा ये लिए हुए है, इस इक्वेशन को निश्चित रूप से 0, 3 जो है क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। 0, 3 सेटिस्फाई जैसे कराते हैं आप, तो आपको जो है c का वैल्यू मिल जाता है। क्या मिल जाता है, c का वैल्यू मिल जाता है, जो कि 9 होता है। इस तरह से हमारा ये इक्वेशन भी बन जाता है ना। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल दिस एंड डबल इट्स एरिया। कहने का मतलब कि ये जो सर्कल है आपका, दूसरा सर्कल जो बना रहे हैं, इसका जो भी एरिया है इसके डबल हो जाता है ये बड़ा वाला सर्कल का, और इसी के कॉन्सेंट्रिक है। तो कॉन्सेंट्रिक जब होता है दो सर्कल, तो एक बात जान लीजिए कि दोनों सर्कल में सिर्फ कांस्टेंट का अंतर होगा। क्या होगा, सिर्फ कांस्टेंट का अंतर होगा, है ना। तो यहाँ पर जो है इसका पहले हम लोग क्या करिए, सेंटर निकाल लिए। सेंटर निकालने के लिए तो जान ही रहे हैं। अब बड़े वाले सर्कल का रेडियस r, छोटे वाले सर्कल का रेडियस स्मॉल r। क्वेश्चन कहता है कि बड़ा वाला जो सर्कल, जो नया सर्कल आप बना रहे हैं, वो पहले वाले सर्कल के दुगुना है। तो इसी तरह से हम लोग एडजस्ट कर दिए कि यह πr² जो है 2 × πr² के बराबर है। तो इससे हमको जो है यहाँ पर रेडियस मिल जाता है। अब देखिए सेंटर तो मिला हुआ है ही, है ना, 3 - 6 सेंटर मिला हुआ है, और रेडियस भी आपको मिल गया। तो सेंटर और रेडियस जब पता होता है तो आप जो है
पहला एक्सरसाइज बनाए उसमें देखे कि सेंटर और रेडियस रहे तो हम लोग इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस के के जगह पे -6 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आपको मिल जाएगा, है ना। तो बड़ी आसानी से इसको भी आप बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये कहता है कि प्रूव दैट द सेंटर ऑफ 3 सर्कल, ये 3 सर्कल का जो सेंटर है आर कोलिनियर। आप देखिए RS अग्रवाल के बुक में क्वेश्चन नंबर 13, ये तीनों इक्वेशन का, सर्कल के इक्वेशन का जो सेंटर है यह कोलिनियर है। तो बच्चों बड़ी आसानी से इसके सेंटर को निकाल सकते हैं आप। -f माइनस जी माइनस एफ, जी और f का वैल्यू निकालिए यहाँ पर, और यहाँ पर आप माइनस में कर दीजिए तो यह 2 3 निकलेगा। इसका सेंटर -1 -2 हो जाएगा। इसका सेंटर आप इसका आधा और इसका आधा और साइन चेंज कर दीजिए। 10 का आधा 5, 16 का आधा 8, और इस दोनों का साइन माइनस है तो यहाँ प्लस कर दीजिए। अगर माइनस है तो प्लस कर दीजिए, अगर प्लस है तो माइनस कर दीजिए। इस तरह से हम लोग सेंटर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब जब तीनों पॉइंट जो है, ये पहला, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट एक ही लाइन पर है, तो निश्चित रूप से AB का स्लोप जो होगा, उसके बाद BC का जो स्लोप होगा, और उसके बाद AC का जो स्लोप होगा, तीनों स्लोप अगर बराबर निकल जाए, जैसा कि देख सकते हैं क्या निकला हुआ है, बराबर निकला हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि यह जो है तीनों का सेंटर जो है कैसा है भाई, कोलिनियर है। क्या है, कोलिनियर है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर माफ करेंगे 14 को। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विच पासेस थ्रू दिस एंड हुज रेडियस इज 1। इसका रेडियस आपका 1 दिया गया है। सो दैट दीज आर 2 सच सर्कल, ऐसा जो है 2 ऐसा सर्कल है। तो इसको, चूंकि ये दोनों पॉइंट जो है यह जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल को सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई कराने के बाद हमको इक्वेशन जो मिलता है, एक इक्वेशन ये मिल जाता है आपका, है ना। हालांकि मिलता तो ये इक्वेशन है आपको, इसमें हम क्या किए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए इसको, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2। एक इक्वेशन जो है आपको मिलता है किससे, यहाँ पर देखिए 1 1 रखने से ये इक्वेशन मिलता है, और 2 2 रखने से ये इक्वेशन मिलता है। इस 1 में हम क्या किए, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 2 जब 4G, 2 2 जब 4F, और 2C इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई किए तो -4 हो गया। तो ऐसा इसलिए कर दिए कि इसमें भी 4G प्लस 4F था, इसमें भी 4G प्लस 4F था। अब 4G प्लस 4F के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए, इससे हमने क्या किया कि यहाँ से 4G प्लस 4F का वैल्यू निकाल लिया, तो -4, ये 2C जो है राइट साइड चला गया। इससे हमने 4G प्लस 4F का वैल्यू निकाल के और इस इक्वेशन में रख दिया, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ रख दिए हैं हम लोग, है ना। 4G प्लस 4F का वैल्यू जो है -4 -2C है, और इसको सॉल्व करके C का वैल्यू हम लोग 4 प्राप्त कर लेते हैं। अब C का जब वैल्यू पता चल गया तो R का भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं भाई। FG जब हमको पता है तो R का वैल्यू हमको मिलता है ये, और ये इसको लिख सकते हैं। C का वैल्यू हमको पता है 4। इससे आपको एक इक्वेशन मिल जाता है F² प्लस G² इक्वल टू 5। चूँकि यहाँ पर रेडियस हमको दिया गया था, क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ था, रेडियस हमको दिया गया था। रेडियस के लिए हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमको F² प्लस G² इक्वल टू 5 एक रिलेशन मिल जाता है। अब यहाँ पर करना क्या है आपको, ये इक्वेशन आप देख रहे हैं कि 2G प्लस 2F प्लस C इक्वल टू -2 है। यहाँ पर देखिए ये पहला इक्वेशन जो हम लोग निकाले हुए हैं, इस इक्वेशन को हमने लिया और इस इक्वेशन को हम यहाँ पर सॉल्व करके G प्लस F इक्वल टू -3 प्राप्त करते हैं।
सी का वैल्यू जब हम लोग 4 रख देते हैं, तो सी का वैल्यू चूँकि 4 है आपका, 4 यहाँ पर निकाल चुके हैं, 4 जैसे रखिएगा आप, तो ये आपका इक्वेशन g प्लस एफ इक्वल टू -3 आता है। और यहाँ से g का वैल्यू f राइट साइड चला जाएगा, -f -3 हो जाएगा। अब इस g का जो वैल्यू आप देख रहे हैं ना, इसको आप इस इक्वेशन में रख दीजिए, g का वैल्यू, क्योंकि हमारा टारगेट होता है कि g को निकालना, f को निकालना है ना, और c को निकालना। तो c हमारा निकल चुका है। अब g का वैल्यू जो है इसमें जैसे रखते हैं तो f का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, देख सकते हैं, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। f का 2 वैल्यू हमको मिलता है, -1 और -2। तो f का जब 2 वैल्यू मिला, -1 और -2, अगर f का -1 वैल्यू रखते हैं तो g का वैल्यू -2 मिलता है। चूँकि देखिए g इक्वल टू -f -3 है, इसी में हम रख कर g का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। जब f का वैल्यू -2 रखते हैं तो g का वैल्यू -1 आता है और c का वैल्यू 4 है। तो एक बार हम लोग इस सेट को लेकर एक इक्वेशन लिख देंगे, है ना, GFC मिला हुआ है, और इस एक बार इस इक्वेशन को इस सेट को लेकर हम इक्वेशन लिख सकते हैं। तो इस तरह से इस सिचुएशन का 2 इक्वेशन हमको प्राप्त होता है ना। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड इंटरसेक्टिंग द लेंथ ए और बी एक्सिस। तो ये जो है सर्कल आपका गुजर रहा है ओरिजिन से और इंटरसेप्ट बना रहा है ए, और ये इंटरसेप्ट बना रहा है आपका बी। तो निश्चित रूप से ये पॉइंट जो हो जाएगा A0 हो जाएगा, ये पॉइंट जो हो जाएगा 0B हो जाएगा। अब बस जनरल इक्वेशन लेना है, जनरल इक्वेशन लेना है, ओरिजिन से होकर गुजरती है, ओरिजिन को इस इक्वेशन में रख दीजिए तो C का वैल्यू आपको 0 मिल जाएगा। अब चूंकि A0 और 0B से होकर यह सर्कल गुजर रही है, तो A0 और 0B जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करा दीजिए, G का वैल्यू -a/2 मिल जाएगा और F का वैल्यू -b/2 मिल जाएगा। रिक्वायर्ड इक्वेशन आपका ये हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं, ये कैलकुलेशन आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, बड़ी आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन दिस दिस दिस। ये तीनों लाइन मिलकर जो है एक ट्रायंगल बनाता है, एक लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन, तीनों जो ट्रायंगल बनाता है ना, और इसको सर्कमस्क्राइबिंग मतलब कि इसके चारों तरफ बाहर बाहर जो है एक सर्कल भी हम लोग ड्रॉ करते हैं। सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल, ट्रायंगल को जो है अंदर में यह रख लेता है, इस तरह का सिचुएशन है। तो सिंपल कि 2 लाइन का इक्वेशन है, दोनों ये लाइन और ये लाइन देख सकते हैं, ये लाइन और ये लाइन ए पर कट हो रहा है, तो दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ए मिल जाएगा हमको। तो पॉइंट ए, इस दोनों को सॉल्व जब कीजिएगा ना तो आपको -2 और 8 मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर हमने लिख के रखा है, सॉल्व किया, और यह चूँकि सॉल्व करना तो बहुत भारी बात है नहीं, बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। बी पॉइंट निकालना है तो इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जो कि 7 - 1 आ जाएगा। सी अगर निकालना है तो इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जो कि 1 2 आ जाएगा। अब देखिए कि इस सर्कल पर ही है ये तीनों पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, तो तीनों पॉइंट जो है इस सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि जनरल इक्वेशन जो है हमारा x² y² + 2gx + 2fy + c = 0, इस इक्वेशन को यह तीनों पॉइंट आपका सेटिस्फाई करेगा। तो इससे सेटिस्फाई कराने के बाद देख लीजिए कि आपका इक्वेशन एफ, जी और सी के रूप में पहला ये आता है, और इस पॉइंट के लिए दूसरा इक्वेशन ये, और इस पॉइंट के लिए तीसरा इक्वेशन ये। आप अपनी कॉपी में सॉल्व कीजिए और मिला के देखिए ये सब इक्वेशन आपका आता है कि नहीं।
और जब ये सारे इक्वेशन हो जाएंगे तब इसको आप सॉल्व कीजिएगा ना, तो g का वैल्यू -51/6 आएगा और f का वैल्यू -57/6 आएगा। हो सकता है कि g का वैल्यू -17/2 भी आ जाए, तो -17/2 भी आ जाएगा आपका, आपके कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। यह आपका -19/2 भी आ सकता है f का वैल्यू, तो ये आपके प्रोसेस पे डिपेंड करता है। मेरा मान लीजिए ये आया, आपका ये भी आ सकता है, परेशान होने की बात नहीं है इसमें। और c का जो वैल्यू है हमारा 50 आता है। जब g, f और c का वैल्यू पता चल गया तो जनरल इक्वेशन में रख दीजिए। जनरल इक्वेशन में रखने के बाद आप देख सकते हैं तो यही हमारा क्या हो जाएगा, जनरल इक्वेशन में रखने के बाद यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा सर्कल का। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को मैं समझा देता हूं बच्चों। यहाँ पर देखिए कि सो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द स्ट्रेट लाइन दिस 4 स्ट्रेट लाइन है आपका। चारों स्ट्रेट लाइन के वर्टेक्स से होकर सर्किल गुजर रहा है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट भी मिल जाएगा। सॉल्व करके देखिए इस दोनों इक्वेशन को, जो 1 1 आता है आपका, x का वैल्यू 1 और y का भी वैल्यू 1। अब पॉइंट ए निकालना है तो x माइनस वाई इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, इस दोनों को सॉल्व कर दीजिए। देखिए 0 0 मिल जाएगा आपको। अब यदि इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो d मिल जाएगा। तो इस तरह से हमको ये 4 पॉइंट मिल जाते हैं। अब 4 पॉइंट में पहले 3 गो को सेलेक्ट कर लेना है ना, a, b और c से होकर इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेना है ना, इक्वेशन ऑफ सर्कल, माफ करेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल लेना है, लाइन नहीं सर्कल। और इस सर्कल के इक्वेशन को यह 6 - 4 भी सेटिस्फाई करेगा। उम्मीद करते हैं कि इसको जो है आप लोग सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग इस तरह के कई प्रॉब्लम को बना चुके हैं, है ना। इसके बाद हम लोग चलते हैं लास्ट प्रॉब्लम। इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रॉब्लम जो है आपका कहता है कि इफ़ -1 3 अल्फ़ा बीटा आर द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो ये जो सर्कल है इसका डायमीटर का एक्सट्रीम पॉइंट -1 3 और अल्फ़ा बीटा है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट अल्फ़ा बीटा। तो ये अल्फ़ा बीटा आपको निकालना है। वेरी सिंपल, चूँकि हमको ये इक्वेशन दिया गया है, इससे हम लोग सेंटर निकाल लिए, है ना। देख लीजिए सेंटर 3 - 5/2 निकलेगा। जब सेंटर 3 - 5/2 निकल गया आपका सेंटर, तो ये जो सेंटर है ना, इस ए और बी का मिड पॉइंट है। फिर से ध्यान से सुनिएगा, ये जो सेंटर 3 - 5/2 जो निकला हुआ है, यह ए बी का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट के फॉर्मूले को लगा के आप अल्फ़ा का वैल्यू 7 पाइए और बीटा का वैल्यू -8 पाइए। यही हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट हो जाएगा। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज जो है 21B जो है समाप्त होता है। इसी के साथ वीडियो को मैं विराम देता हूँ। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।